हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एसएससी एग्ज़ाम सिटी चैनल पे स्वागत करता हूँ। काफ़ी समय से मेरे पास मैसेजेज आ रहे थे टेलीग्राम से, फेसबुक ग्रुप्स में और यूट्यूब की जो स्टेनो से रिलेटेड थी उन पे भी अप्रोच पूछी जा रही थी कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी एसएससी स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम को लेके, कैसे हमें एग्ज़ाम को लेके अटेम्प्ट करना है, किस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, कैसे स्कोर अच्छा किया जाए। इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एसएससी एग्ज़ाम सिटी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपसे जुड़ने का मुझे अवसर दिया, और आप भी अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस जानकारी से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे 2018 में स्कोर 99 रहा और कट ऑफ से काफ़ी दूर रह गया था, और 2019 की वैकेंसी में मैंने किस हिसाब से लॉकडाउन का इस्तेमाल किया अच्छा, और किस हिसाब से मैंने तैयारी की, ये आप लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। और आप भी ऐसे ही तैयारी करेंगे तो गारंटी से आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसमें रीजनिंग के आते हैं 50 क्वेश्चन, और जीएस के भी 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश के आते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश 100 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने 150 प्लस स्कोर करते हैं तो आप 2020 में भी सिक्योर रहेंगे, और जिनके भी 2019 में 150 प्लस हैं वो भी इस बार सिक्योर हैं, और वो फाइनल सिलेक्शन आराम से ले लेंगे। तो एक एक करके हम एक एक पोर्शन वाइज डिस्कस करते हैं कि हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए। और कैसा भी एग्ज़ाम आए, चाहे टफ आए, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, तब भी उसके बावजूद भी स्कोर कैसे हम अच्छा करें, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रही, और आपको भी ये फॉलो करनी है और अच्छा स्कोर करना है। सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपको डेली बेसिस पे किस हिसाब से करना है। सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे 8 घंटे आपको अलग से देने हैं, ताकि आप कुछ प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। आप उन तैयारियों में ना रहें कि इंग्लिश के लिए नाउन उठा लिया, प्रोनाउन उठा लिया, या एटसेट्रा ये चीज़ें चलाते रहें आप चैप्टर वाइज, या फिर जीएस उठा ली कर रहे हैं हल्के हल्के। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको फास्ट ट्रैक तैयारी करनी है, और कम से कम डेली बेसिस पे आपको कम से कम 14 घंटे देने ही देने हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप 160 से भी ऊपर स्कोर कर जाएंगे। अगर आपको सी ग्रेड में वैसे भी 170 प्लस के आसपास ही फाइनल कट ऑफ जाती है, तो अगर आपको वो सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी इस बेस पे करनी पड़ेगी। मैं इससे भी अच्छा स्कोर कर सकता था, पर समय की अनुपलब्धता और मेरी स्ट्रेटेजी बाद में बन पाने के कारण मैं थोड़ा सा इससे चूक गया था। तो आप ना चूकें, आप आज से ही शुरू कर दें तैयारी इसकी। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स 1 घंटे करनी है। लास्ट ईयर जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो पुरानी करंट ही आई थी, जो ओल्ड एग्ज़ाम डेट थी उसी हिसाब से। पर फिर भी हम रिस्क नहीं लेते हैं, और दोनों तैयारी साथ में करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कोई डीप में करंट अफेयर्स में नहीं जाना है। बस आपको क्या करना है, अक्टूबर से फरवरी तक मंथली वीडियोज़ कलेक्ट करनी है। कहीं भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप कलेक्ट कर सकते हैं मंथली वीडियो, जो भी किसी भी चैनल की जो भी आपको अच्छी लगती हो, ज़्यादा डीपली ना हो, बस सिंपली क्वेश्चन हो उसमें, वही आप कलेक्ट करिए। उन्हें आप रोज़ करिए, 1 घंटा आप डेली करिए। अगर उन्हें एक वीडियो को चाहे 4 बार करना पड़े, आप कंटिन्यू करते चले जाइए, और एक हैबिट में डाल लीजिए कि हमें करंट अफेयर्स 1 घंटे रोज़ करनी है। अगर आपने जैसे कि अक्टूबर से फरवरी तक कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको जून आने वाला है, जून से ही स्टार्टिंग कर देनी है कि आप पर डे की छोटी छोटी करंट अफेयर देखते रहें, और ज़्यादा उस पर समय बर्बाद ना बिल्कुल भी ना करें। जितना भी आप समय मिले करंट अफेयर रिवाइज करते रहें, और कभी भी आपको डेली 1 घंटा तो देना ही देना है। आपको बिल्कुल भी ये स्किप नहीं करना है कि हमने 1 घंटे, अब हमारी करंट अफेयर तैयार है, हम 1 घंटे नहीं देते हैं। आप अगर आपकी करंट अफेयर तैयार हो चुकी है तो आप
फिर उसके बाद भी आप उसे रिवाइज करते रहें। उसमें एक घंटे आप वीडियो हमेशा देखते रहें। आप लिखने के चक्कर में ना पड़ें, ना ही उसे याद करने के चक्कर में पड़ें। आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल यथावत रट जाएंगे और एग्जाम में कोई ज़्यादा डीप नहीं आता, आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, द हिंदू एडिटोरियल जो पेज होता है उसकी पहले आपको 1 घंटे की वीडियो देखनी। यूट्यूब, कई चैनल यूट्यूब के हैं वो उपलब्ध कराते हैं, तो 1 घंटे से ऊपर वीडियो नहीं जाती है इसकी। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद उसकी वोकैब थोड़ी बहुत देखते रहिए और फिर 2 घंटे उसे पढ़िए। उस 2 घंटे आपको उसे करना ही करना है। आप नहीं समझ में आता है तब भी आप करिए, आज आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, जल्दी आपको वो कवर हो जाएगी। इसका आपको फ़ायदा मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल पहले एक बात थी कि पहले कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का कोई यूज इतना नहीं था। पहले अगर आपकी ग्रामर ठीक है तब भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, पर आज के डेट में अगर आपको ग्रामर भी ठीक करनी है, अगर आपको एरर भी लगाने हैं ठीक से, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे से रीड कर पाएँ लाइंस को, आप उससे आउटपुट ले पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको 3 घंटे लगभग इसको देने ही देने हैं। 3 घंटे आपको देने द हिंदू एडिटोरियल के लिए। उसके बाद इंग्लिश एरर के लिए 1 घंटे यूट्यूब पे डेली वीडियो देखनी है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कहीं की भी प्लेलिस्ट हो, आप प्लेलिस्ट निकालिए, उन्हें रोज़ 1 घंटे रिवाइज करिए, बार बार देखिए। आप जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, आप कम से कम अगर 1 घंटे में 20 से 25 भी दिखाते हैं कॉमन एरर, तो आप उन्हें करिए। पर आपको हैबिट में डाल रखना है कि 1 घंटे आपको रोज़ देखनी है। आप मत लिखिए, कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस देखते रहिए, उसके रूल्स पे ध्यान बनाए रखिए। इसी तरह से आपको धीरे धीरे जब कई बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादातर यूट्यूब चैनल प्रीवियस ईयर की ही दिखाते हैं एरर, कॉमन एरर। आप बैंक्स की भी ले सकते हैं, उन्हें सॉल्व करिए, उन्हें समझिए। इसके बाद आता है आपका जीएस की बेसिक्स बुक्स, जैसे लुसेंट है या फिर अदर भी आती हैं, घटना चक्र है। इन्हें आप हैबिट में डाल लीजिए कि 2 घंटे चाहे आप एक ही पोर्शन को, जैसे कि हमने स्टार्ट की ज्योग्राफी से स्टार्ट की, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप, हो सकता है आप 2 घंटे उसी को देते रहें कंटिन्यू। उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स उठा लें, उसके बाद हिस्ट्री उठा लें। इस तरीके से आप भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एक एक घंटे में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। 1 घंटे मान लिए ज्योग्राफी पढ़ ली, 1 घंटे हमने हिस्ट्री पढ़ ली, इस हिसाब से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। पर जल्द से जल्द कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने हो भी जाती है तो भी आपको रुकना नहीं है। 2 घंटे फिर भी आपको उसे देने हैं, आप उसे रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। घटना चक्र की जो बुक आती है उसे आप कंप्लीट करिए, और किरण की जो आती है उससे अगर जितना भी आपको समय मिले, जितनी आप बुक्स कर सकते हैं, जितनी बार कर सकते हैं, आप करते चले जाइए। बुक्स ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपको समय आपके पास है तो लुसेंट कर लीजिए, या फिर जो भी बेसिक्स जो उसमें दिए होते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप घटना चक्र की कर लीजिए। अगर फिर भी समय आपके पास बच जाता है एग्ज़ाम तक, वैसे तो मुश्किल है घटना चक्र के बाद आपके पास समय बचे, लेकिन अगर फिर भी बचता है तो आप किरण लगानी शुरू कर दीजिए। तो इसके बाद जीएस की बेसिक्स बुक्स के बाद आपको स्टैटिक जीके करनी है 1 घंटे, और इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। जैसे लोक नृत्य है, स्वादिष्ट व्यंजन है, नदियाँ हैं, काफ़ी जो करंट करंट से ही रिलेटेड स्टैटिक आती है। दिवस हैं, दिवस तो आपको करंट में जो हुए हैं वही बस करने हैं, अदर नहीं करने। थीम भी आपको वही करनी जो करंट में रही है, करंट में जो न्यूज़ में रहे हैं डेट डे, उन्हीं को आपको करना है। तो स्टैटिक जीके आपको हैबिट में रखना है कि आप बुक्स करिए, और भी इसकी काफ़ी कलेक्शन होता है, आप उसे निकाल लीजिए, उसके बाद उसे डेली करते रहिए। नदियाँ, बांध, झरने, और यहाँ तक कि जो महत्वपूर्ण दिन है जैसे ओणम है, पोंगल है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ये इससे काफ़ी डीप में जाके पूछ लेते हैं, इसलिए आपको दिवस जो हैं, जो इम्पोर्टेंट डे हैं, त्योहार हैं जिन्हें बोलते हैं, उन्हें आप बहुत डीप स्टडी करके जाइएगा। तो इसके बाद स्टैटिक जीके आपको रोज़ सेट करनी है, उसे कंप्लीट करना है 1 घंटे तक। आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जब आप देखेंगे जनरल नॉलेज के पोर्शन के, तो आप समझ जाएंगे कि किस पोर्शन से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन्हीं हिसाब से तैयार करते चले जाइए। रैंकिंग वगैरह पूछी जाती हैं, उन्हें आप अच्छे से लिखिए, इन चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं।
स्टैटिक जीके आप लिख के तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप भूलेंगे नहीं। स्टैटिक जीके बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उसे याद रखना भी काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, तो इसलिए उसके थोड़े करंट अफेयर्स आप मत लिखिए, ना ही आप बेसिक जो जीके है वो भी मत लिखिए, ना साइंस लिखिए, पर आप स्टैटिक जीके जरूर लिख करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए उसकी, तभी आपको आ पाएगी। करेंसी है, कैपिटल है, काफ़ी ब्रॉड इसका फील्ड है, उसे आप इसे यहाँ पर बताना संभव नहीं है। आप उसे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखिए, उनसे निकालिए क्या क्या पूछा जाता है और उन्हें रोज़ प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपका बुकैब को आपको देने हैं करीब, आप 1 घंटे बुकैब पर डे करिए, कुछ भी करिए, बुकैब 1 घंटे आपको रोज़ देने हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि बुकैब हमें याद नहीं होती है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी बार उसे देखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप लगा जाएंगे। फ्रेजल वर्ब पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, फ्रेजल वर्ब को वैसे लास्ट में ही रखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और टिपिकल याद करने में ज़्यादा मुश्किल होती है। और निमोनिक मेथड भी आप लगा सकते हैं बुकैब के लिए, तो वो उस कैसे भी आपको बुकैब तैयार करते चले जाना है, और 1 घंटे आपको रोज़ देना है। तो आपको इस हिसाब से लगभग कुल मिला के 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे आपको इसमें देने हैं। 9 घंटे आपको इसमें देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कंप्लीट आपको एक तो पर डे चलाना ही चलाना है, इसके साथ में आपको क्या चलाना है, इस पे आप ये डिस्कस कर लेते हैं। आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, चाहे आप गूगल पे सर्च करके भी जो फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट आपको 2 घंटे से कम का नहीं लगाना है, जिससे आपकी हैबिट 2 घंटे की बनी रहे। एग्जाम 2 घंटे का होगा, आप अगर पहले से आपका स्टेमिना 2 घंटे बैठने का नहीं है, दिमाग चलाने का नहीं, तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए हमेशा तैयारी पहले ही रखनी पड़ेगी। आप CGL और CHSL टायर 1 के एग्ज़ाम नहीं लगाएंगे। इसके लिए आप कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आइए जान लेते हैं। SSC की जो टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो प्रीवियस सेट हो। आपको CGL टायर 2 के जो इंग्लिश का पोर्शन है 2 घंटे का, आपको वो लगाने हैं। जब आप एक किसी प्लेटफॉर्म की जब कंप्लीट हो जाए आपके, तो उसके बाद आपको CPO टायर 2 का जो इंग्लिश पोर्शन है, जो मेंस टायर 2 में इंग्लिश आती है, तो उसके पेपर लगाने हैं। और स्टेनो आपको सबसे लास्ट में रखनी है, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाए। आपको अभी कुल मिला के चलना ही नहीं है कि ये हमारा अभी इसे बचा के रखना है, ताकि तो आपको SSC स्टेनो के लास्ट मंथ में जब आपकी डेट आ जाए SSC स्टेनो एग्ज़ाम की, तब आप ये सेट खोलिएगा। इससे पहले आप इन्हें टच ना करिए, उससे पहले आप इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि SSC स्टेनो का अगर आप सब पेपर पहले दे देते हैं, इसके सारे सेट्स पहले लगा लेते हैं, तो आप जब लास्ट टाइम पे और लोग अपने अपलोड करेंगे कहीं ग्रुप्स में, कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बताएंगे कि हमारा स्कोर इतना रहा, तब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अभी आप इस पर ध्यान ना दीजिए, आपका स्कोर चाहे कम रहे, चाहे 90 रहे, चाहे 80 रहे, चाहे आपका स्कोर कैसा भी रहे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप इन सबको कंप्लीट करने के बाद जब आप इसका सेट लगाएंगे, तब आपको लोगों से कंपेयर करना है, और इसको लास्ट मंथ में ही रखना है। 1 मंथ में आराम से सभी 2-3 प्लेटफॉर्म पे और जितने भी गूगल पे फ्री पड़े हैं प्रैक्टिस सेट SSC स्टेनो के, वो सभी कंप्लीट 1 महीने में आराम से हो जाएंगे। आपको एक से ज़्यादा लगाना भी नहीं, एक कम से कम 2 घंटे का इसका सेट है। उसके बाद आपको 1.5 घंटा इसको रिवाइज करने में, 1.5 घंटे से 2 घंटे भी लग सकते हैं आराम से। कैसे रिवाइज करना, ये मैं आपको लास्ट मंथ में कंप्लीट करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप अभी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब लास्ट मंथ होगा, बच्चे और भी जो अभ्यर्थी हैं, वो जब स्टेनो का मॉक लगाएंगे, उसके बाद आप जब उनसे कंपेयर करेंगे, तो आप आज लगा चुके होंगे और वो लोग 3-4 महीने बाद लगाएंगे, तो उनके स्कोर में डिफरेंस बहुत रहेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको लास्ट मंथ में ही जब इसे कंप्लीट करें SSC स्टेनो के, और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के, चाहे आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको कंप्लीट करने में से एक से ज़्यादा लगाना भी नहीं, कंप्लीट करने में 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप लोगों से कंपेयर भी कर सकते हैं स्कोर, और गारंटी देता हूँ अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। ये काफ़ी, अगर मैंने मेरी खुद बनाई हुई है, तो आपको SSC स्टेनो
कि जो सेट्स हैं वो बाद में ही लगाने हैं, जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए। और एग्ज़ाम डेट लगभग उम्मीद यही है कि 1 महीने पहले तक अनाउंस हो जाएगी। और अभी आप अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो आप जब लास्ट में एग्ज़ाम के समय पे आपके जो दोस्त हैं वो लोग जब आप अपने स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको ख़राब लगेगा। आपका स्कोर अभी का होगा, उनका एग्ज़ाम के टाइम का होगा, तो आप सोचेंगे कि हम पीछे रह गए, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो आप इसको एसएससी स्टेनो के सेट्स को बाद में ही रखें, लास्ट के मंथ में मान के चलिए कि जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी तभी हम इसको लगा लेंगे और तभी हम अपना स्कोर देखेंगे। इससे पहले आपको कोई स्कोर कंपेयर नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है। आपको बस सेट्स की प्रैक्टिस करनी है, उन्हें अच्छे से उनके रूल्स को समझना है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डेली 9 घंटे का तो आपको एसएससी स्टेनोग्राफर जो है इसके लास्ट में ही देने हैं इसके अटैम्प्ट सारे। इसके प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट जो भी हैं वो जब लास्ट डेट जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए उसके तभी आपको देने स्टार्ट करने हैं। और इसके भी काफ़ी आपको मिल जाएंगे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है, एक और अच्छी सी वेबसाइट है, मैंने सुना है काफ़ी फेमस है, एच रैंकर। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। और इस पर अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम सिटी 10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस पर भी आपको जो भी मिले एसएससी सीजीएल मेंस के, सीपीओ मेंस की जितने भी इंग्लिश के सेट लगे, आप इंग्लिश के लगाइए, केवल उसमें इंग्लिश ही है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें स्कोरिंग पॉइंट भी इंग्लिश ही है। अगर इंग्लिश में आप 90+ स्कोर करते हैं तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। आप 160 के 170+ भी चले जाएंगे आराम से, और आप सी ग्रेड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपको अभी स्टेनो के जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन्हें रोक देना है, अभी बस इतना ही प्रैक्टिस करना है। और आप ये मत देखिए कि मैंने क्या सिलेबस कंप्लीट किया क्या नहीं किया, आपको बस डेली यही करना है कि बस आपकी एक तरह से ड्यूटी लगी हुई है कि आपको 9 घंटे ये सब करना है। उसके बाद आपको 4 घंटे का लगभग समय इस टेस्ट को देना है, मॉक्स। और इसमें किस हिसाब से 4 घंटे लगेंगे, लगभग 2 घंटे का तो आपका मॉक चलेगा। उसके बाद आपको 2 घंटे आपको मॉक देना है। उसके बाद 2 घंटे का आपको उसके सलूशन देखने हैं। और ये जितने भी हैं वो सब 2-2 घंटे के ही हैं, सभी में 100 क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, ये शायद इसका हमें कंप्लीट नहीं पता है, पर इसके इंग्लिश के आपको देने ही देने हैं। सीजीएल मेंस की जो इंग्लिश है वो भी 2 घंटे की होती है, 200 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम 1 घंटे का है तो कम से कम 2 मॉक दीजिए, और अगर 2 घंटे का है, 200 क्वेश्चन है, तो आप इसका 1 मॉक दे सकते हैं डेली। और अभी आपको यही लगाने हैं। इसके अलावा आपको इतना यही सब करना है। और लास्ट मंथ में आपको जब आपकी करंट भी तैयार हो जाएगी तब आप एच रैंकर और टेक्स्ट बुक और इसके साथ में ग्रेड अप और सारी टेस्ट एसएससी स्टेनो के सारे सेट्स लगा देने हैं। उसके बाद आप चाहे कंपेयर करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपका स्कोर इन मॉक्स में ही 150+ जाएगा और 160+ जाता है। और मॉक्स से एग्ज़ाम में ज़्यादा ही नंबर आते हैं। और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम, अगर आप बिना प्रैक्टिस के नहीं जाइएगा इसमें, आप अगर ये तरीका आप जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, वरना जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही दीजिएगा। आपको एग्ज़ाम को मेरे हिसाब से 2 फेज में कंप्लीट करना चाहिए। पहले फेज में आपको सरसरी नज़र से पूरा पेपर देख लेना है, मतलब कि पूरे जो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अगर जो बॉल हमारी रेंज में आती है या फिर जो बॉल हमने कई बार खेली हुई है तो हम उस पर बैट ज़रूर चलाएंगे, और हमें चलाना भी चाहिए और शॉट में तब्दील करना चाहिए। और जिस प्रकार की बॉलें हमने नहीं खेली हैं या फिर जो हमें दिक्कत करती हैं या फिर जो हमारी रेंज से बाहर जाती हैं, वाइड है, नो है,
उन्हें नो तो नहीं, फिलहाल बाइट को लीव करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जो आपकी रेंज में क्वेश्चन हैं जिन्हें आपने कई बार किया है, जैसे कि रीजनिंग वगैरह है, तो रीजनिंग में आपको जिस हिसाब से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, कई क्वेश्चन हैं, आपको पता है कि इस पे हमने अगर कलम उठाई है तो आंसर इसका आ जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को हमें तुरंत अटेम्प्ट करते चले जाना है। ऐसे ही इंग्लिश में है, ऐसे ही और आसान क्वेश्चन हमें फटाफट कंप्लीट कर लेने हैं। PQRS वगैरह इंग्लिश में कुछ पोर्शन जंबल पैरा जंबल सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हमें पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेंदी आ रहे हैं आजकल के एग्ज़ाम में। और क्लोज टेस्ट अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसे भी लीव कर सकते हैं और लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। पहले राउंड में आपको बिल्कुल इजी कर लेने हैं, और इजी में कम से कम आपको पहले फेज में उम्मीद यही करते हैं कि अगर पेपर मॉडरेट आता है तो आप 120 के आसपास अटेम्प्ट कर जाएंगे। इजी क्वेश्चन होते भी इतने हैं, लगभग 100 तो होते ही होते हैं। 20 आप अपने एफर्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड फेज में उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो आपको थोड़ा टफ लगते हैं, जो आपको दिक्कत करते हैं। उन्हें आप सोचिए, समझिए, उसके बाद ऑप्शंस पे जाइए, उनके द्वारा लगाइए, कैसे भी करके आप उनके आंसर लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अटेम्प्ट आपका वही 190 तक चला जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है इसमें, पर माइनस होगा आपका 0.25। अगर आपका सही हुआ तो पूरा नंबर एक मिलेगा। तो बिल्कुल आप तैयारी अच्छी रखिए और अटेम्प्ट भी पूरा करिए। 200 का 200 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाई चांस 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके लिए आपने सोचा होगा कि रीजनिंग के लिए कुछ बताया ही नहीं, तो रीजनिंग के लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि रीजनिंग आपके इन्हीं प्रैक्टिस सेट से ठीक हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस सेट स्टेनो के लास्ट में लगाएंगे, कम से कम आपको प्रैक्टिस सेट आपको कलेक्शन 50+ रखना है। अब जब 50+ कलेक्शन आप उसका लगाएंगे तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं। अगर कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, इन्हें आपको अगर करना है तो आप ये चीज़ें पीछे देख सकते हैं, एक बार उनका फार्मूले उनके याद कर लें और उसके बाद आप सेट लगाते रहें। अगर सेट में भी अब जब सेट आप लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें किस पोर्शन में दिक्कत हो रही, क्या आपको रिविजिट करना है, क्या आपको देखना दोबारा से। उसके बाद उसे देखिए, उसके बाद आप सेट लगाइए। और सेट्स आप ये भी सोच रहे होंगे कि कई सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, क्लोज टेस्ट छोड़ दिया है और पैराजंबल कुछ के लिए कुछ नहीं बताया है, पैसेज के लिए नहीं बताया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके लिए नहीं बताया है, एक्टिव पैसिव लिए नहीं बताया है, नरेशन वगैरह कुछ बताया नहीं। तो इसके लिए मैं सब कुछ इसी में है कि जब आप ये सेट लगा रहे होंगे ना SSC CGL टायर 2 और CPU 2 के, तो इसमें आपके सब कवर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप स्टेनो लगाएंगे तो आप बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएंगे। अगर आपने लगभग 3 महीने में 90 भी लगा दिए तो यकीन मानिए कि 90 प्रकार के क्वेश्चन, 90 टाइप के क्वेश्चन सभी 90 कम से कम आपके 300-400 आपके पैराजंबल हो जाएंगे। उसी में क्लोज टेस्ट आपके कम से कम 900 कंप्लीट हो जाएंगे, 1800 भी हो सकते हैं। दो अगर क्लोज टेस्ट अगर आप लगाते हैं रोज़ तो आपके 1800+ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और सारी प्रैक्टिस इंग्लिश की इसी से कंप्लीट हो जाएगी, आपको अलग से बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग अलग से करते हैं वो लोग अपना टाइम ख़राब करते रहते हैं, फिर उन्हें कई बार करने होते हैं। ग्रामर के आप बेसिक रूल बिल्कुल नहीं देखेंगे, आपको इंग्लिश एरर में 1 घंटे यही देना है, बस 1 घंटे से ज़्यादा इंग्लिश एरर। तो आपको इंग्लिश एरर के लिए बस 1 घंटे देने हैं, 1 घंटा देना। और इसमें भी आपको बेसिक रूल्स अलग से नहीं पढ़ना है कि आपने पता चला नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ नहीं करना आपको, केवल रूल्स देखने हैं। आप क्वेश्चन देखिए क्या एरर आया, उसका क्यों आया एरर, उसका जो रूल है आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप उसे बस देखते रहिए, समझते रहिए। जब आप ऐसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे आपसे एरर बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। और एरर के काफ़ी और भी फ़ायदे हैं, क्लोज टेस्ट में फ़ायदा करता है, और भी चीज़ें हैं जिनमें आपको बेनिफिट देगा। इसमें बिल्कुल आप अगर इस हिसाब से चलते रहेंगे तो आपका बिल्कुल समावेशी विकास हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो इसमें आपको सब कुछ है। रीजनिंग के लिए आपको क्या बताया हमने कि आप जब सेट लगाएंगे इसके तो आपकी रीजनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी, आपको अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी
कभी कोई तैयारी कर नहीं की थी। बस एक बार बेसिक हमने 3 साल पहले क्लियर किए थे, उसके अलावा हमने आज तक कभी रीजनिंग नहीं छुई। बस हमने उसी सेट्स लगाए तो उसी से हमारी मेरा स्कोर 46 के अराउंड आसपास रहा था। तो रीजनिंग में कंप्लीट हो गई थी इसी से। इसके बाद जीएस में मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं कि करंट अफेयर्स सभी के मैंने अलग अलग से वेरिएंट बता रखे हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल गहन अच्छे हो पाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसीलिए मैंने करंट अफेयर्स, जीके बेसिक्स और स्टैटिक, इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हीं को करिएगा। इसके अलावा मैंने वोकैब्स के लिए भी टाइम दिया है। कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ही ज़रूरी है, पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, यहाँ तक कि पैराजंबल में भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। और नरेशन वगैरह लगाने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट भी आप मत लगाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समझने में दिक्कत होती, तो आप 10-12 क्वेश्चन, आप 20-25 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं यूट्यूब के किसी चैनल पे जाके। कहीं प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आप उससे समझते रहिए किस हिसाब से अप्रोच होनी चाहिए। फिलहाल अप्रोच तो आपको खुद की ही रखनी पड़ेगी, इसमें कोई भी आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको वोकैब की जानकारी होनी चाहिए, किस परिस्थिति में किस वोकैब का यूज़ किया जाता है, आपको वो जानकारी होनी चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, आप जन्नाटेदार नंबर लेके आएँगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। और मेरी ये आपको मेरी ये अप्रोच आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको मैंने एक चीज़ ये भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपको 2 फेज़ में एग्ज़ाम तभी अटेम्प्ट करना है जब आप अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम आपको दिक्कत भी दे सकता है। और 2 फेज़ में एग्ज़ाम करने का ये फ़ायदा है, ये भी मैंने अपनी लाइफ से ही सीखा है। जब मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था, टीसीएस का पहला एग्ज़ाम था, जब जो टीसीएस ने कंडक्ट कराया था उसका पूरा पैटर्न बदल गया था। मैं पहले एक ही बार में एग्ज़ाम देता था स्टार्टिंग से एंड तक। तो जब उस बार एग्ज़ाम टफ आ गया था तो स्टार्टिंग के जो कठिन क्वेश्चन थे वो मैंने पहले लगा लिए। उनसे टाइम बचा ही नहीं, शायद इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स ही बचे थे। 100 क्वेश्चन थे, कहानी सब ख़राब हो गई थी। तब से मैंने सोच लिया था और अपनी रणनीति में ये चीज़ डाल ली थी कि मैं एग्ज़ाम को 2 फेज़ में दूँगा। और इसके लिए तभी ये मुमकिन है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँगे। जितनी सेट्स हैं सभी को 2-2 बार में ही लगाएँगे। पहले बार में आप जब देखेंगे तो आपको मेन अप्रोच यही होनी चाहिए इसकी कि आपको कोई भी ईज़ी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आपसे ईज़ी क्वेश्चन छूट जा रहा है तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। एग्ज़ाम में आपकी रैंक वास्तव में ख़राब हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी यही है। और इसका मोटिव भी 2 फेज़ में एग्ज़ाम करने का यही मोटिव है कि आप कोई ईज़ी क्वेश्चन ना छोड़ बैठें। आप सबसे पहले ईज़ी लगा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद थोड़े टफ कंप्लीट कर लीजिए और आप अच्छे खासे अटेम्प्ट कर जाएँगे। और समय भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा समय बच गया, या कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं बचा। इस अप्रोच से आप बिल्कुल सटीक समय में कंप्लीट एग्ज़ाम करेंगे और किसको कितना समय देना है, बिल्कुल आप अच्छे से सीख जाएँगे। तो मेरी अप्रोच कैसी लगी दोस्तों, आप बताइएगा और बिल्कुल आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। हम एसएससी एग्ज़ाम सिटी चैनल द्वारा हमें आपके सवाल उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है वीडियो बनाने की तो मैं वीडियो द्वारा समझा दूंगा। अगर ऐसे ही आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है तो मैं सॉल्व करके आपको आंसर कर दूंगा, रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। तो वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, फिर भी मैं मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी को मैं सबसे अच्छे वे में मैं ही बता सकता हूँ, इसलिए मैं स्वयं खुद ही आया। और आप लोग सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे वीडियो और बनाने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।